हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर हम 8वां पार्ट शुरू करने वाले हैं। अब तक 7 पार्ट आ चुके हैं, जरूर देख लेना, वहां से आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, काफी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम सवालों के साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जरूर देख लेना। शुरू करेंगे हमारा 8वां पार्ट और कोशिश करेंगे कि और अच्छे अच्छे सवाल आए और अच्छी अच्छी चीजें आपको मैं सिखा सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट के इस पहले सवाल को। देखो क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84 है। इसको एक बार अच्छी तरीके से ट्राई कर लो अपनी तरफ से, उसके बाद यहाँ पे समझो। सवाल आपको कह रहा है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज होती है, जब x की पावर में m लिखा हो, ठीक है, माइनस y की पावर में n लिखा हो, तो ये जो संख्या है, या फिर दोनों जगह m लिख रहा हूं, ठीक है भाई, x की पावर m माइनस y की पावर m, तो ये जो संख्या है हमेशा और हमेशा x माइनस y से डिविजिबल होगी। कब होगी? जब n कोई धनात्मक संख्या है। ठीक है, m कोई धनात्मक संख्या है, m। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को हमें काम में लेना है। मेरे पास क्या लिखा है, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n। ठीक है, अगर मैं 3 की पावर 4 को सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 81, और पावर में n, और 4 की पावर 3 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 64, और यहाँ पर कितना है, पावर में n। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप देख सकते हो ये वाला पैटर्न बिल्कुल इसका जैसा बन रहा है। दोनों की पावर में n, मतलब सेम पावर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी पावर सेम है। नीचे बेस अलग अलग है, देखो बेस अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया, अगर m पॉजिटिव है इस केस में हमेशा ये संख्या इससे डिविजिबल होगी। इस चीज को एज अ नोट डाल के आप नोट कर लो, काफी जगह काम आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है, 81 माइनस 64, 17 मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखो हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। इसको भी एक बार अच्छी तरीके से आप ट्राई कर लें। ये सवाल भी लगभग लगभग पिछले सवाल जैसा है, थोड़ी सी चीजें चेंज हुई। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आपको सिखा रहा हूँ। पिछले सवाल में मैंने आपको सिखाया था कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n हो तो ये संख्या हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगी। कब होगी? जब n पॉजिटिव हो। सेम चीज यहाँ पर लगानी है, जब x की पावर में n लिखा हो प्लस y की पावर में n लिखा हो, तो ये संख्या जो है हमेशा और हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होगी ही होगी। x प्लस वाई से हमेशा डिविजिबल होगी ही होगी। सेम चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, यहाँ पर 127 की पावर 127 लिखा है, 97 की पावर 127 लिखा है। यहाँ पर 127 की पावर 97, यहाँ पर 97 की पावर 97। अगर मैं बात करूं, मैं आपको पूछ लूं कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो आप बता दोगे सीधा इन दोनों को जोड़कर इससे डिविजिबल होगी। ये प्रॉपर्टी है सिंपल। तो 127 को और 97 को जोड़ लो तो कितना मिल रहा है, देखो 7 और 7 14, यहाँ पर आ गया 1, 10 और 2 कितना हो गया 12, यहाँ पर आ गया 1 और ये हो गया कितना 2, 224। सेम चीज अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, इसके अंदर भी आप एक्स और वाई को जोड़ लो, वही है 127 और 97 को जोड़ लो, फिर से कितना मिल रहा है, 224 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 224 से डिविजिबल है, ये संख्या भी 224 से डिविजिबल है। इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, या फिर जिसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, ये क्या होगा, तो ये होगा हमारा 224। ठीक है, 224 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और। एक एक सवाल देखो साथ साथ में ट्राई जरूर करते रहना, छोटी छोटी चीजों को हो सके तो नोट करना, क्योंकि यही चीजें जब मान लो कोई अच्छा सवाल आएगा तो वहां पर यही बेसिक्स काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 10 रेज टू द पावर 9 माइनस 1 के अंकों का योग भी आपको दे रखा है 4707, तो n का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ऐसे सवालों में कोई ट्रिक नहीं होती है, ना कोई तरीका होता है, ना कोई थ्योरी होती है। ऐसे सवालों में ऑन द स्पॉट आपको सोचकर उसी समय तरीका बनाना होता है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मुझे लिखा है 10 की पावर n माइनस का 1। क्या लिखा है, 10 की पावर n माइनस का 1। इसका मतलब क्या हुआ, n की जगह आप कुछ भी रख लो। देखो एक चीज तो क्लियर है कि n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4, यहाँ से शुरू होकर कुछ भी हो सकता है। तो प्राकृत संख्या, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि n की जगह आप 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3 रखोगे या 4 रखोगे या चलते जाओगे, मतलब कुछ ना कुछ एक नंबर रखोगे यहाँ पे। तो ये तो फिक्स है कि आप यहाँ पर जितना रखोगे उतने जीरो इस संख्या के पीछे मिलेंगे। जैसे मान लो अगर आप पावर में 4 लिखते हो तो ये 10,000 बन जाएगा, यानी जीरो कितना है, देखो 10,000 में 4 जीरो है। अगर आप यहाँ पर
3 लिखते हो तो ये कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 1000 में जीरो कितने हैं, 3 जीरो आया नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो इसमें कुल मिलाकर जीरो कितना आएंगे, 9 जीरो आएंगे, है ना। और एक ये अलग से पड़ा है, यानी इसके अंदर कुल मिलाकर जो डिजिट है वो कितने हैं, n+1 डिजिट है। कितने डिजिट है, n+1 डिजिट है। अब अगर उसमें से आप एक को माइनस कर लोगे, भाई जैसे मान लो मैंने एक बार क्या किया, n की जगह 3 रखा, मन में मानना, ठीक है। अगर मैं 3 रखता हूं तो मुझे कितना मिला, 1000 मिला, ठीक है। जीरो कितने हैं, 3 जीरो, इसमें से अगर आप एक हटाओगे आपको कितना मिल रहा है, 999 मिल रहा है ना। यानी ये होगा कि जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा 9999, 9999 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 10 की पावर में कुछ है, इसमें से एक घटाओगे तो फिक्स है, 9 के टर्म्स में ही सारी की सारी चीजें मिलेगी। अब ये है कि कितने 9 होंगे, तो n बार होंगे ये 9, ये जो 9 है कितनी बार होंगे, n बार होंगे। क्यों, क्योंकि n बार जीरो थे और एक ही एक्स्ट्रा है, तो माइनस करने की वजह से एक्स्ट्रा वाला एक तो माइनस हो गया था, इस वजह से डिजिट जो बच गया वो बच गया। ये देखो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जैसे ही मैंने 3 रखा तो देखो 9 3 बार मिले। इसी में आप देख लो, भले n का मान 4 रख लो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 -1 करोगे तो कितना मिल रहा है, 4 बार 9 मिल रहा है। देखो तो जब आपने n का मान 4 रखा तो आपको 9 कितनी बार मिल रहा है, देखो 4 बार मिल रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि जब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको मैं खोलूंगा तो मुझे 9 9 9 9 मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, तो n बार मिलेगा। इसका मतलब मैं अगर इन सारे डिजिट्स को जोड़ना चाहूं तो फिक्स है 9 9 9 + 9 + 9 + 9, इस तरीके से मुझे करना है। और कितनी बार है ये 9, n बार 9 है। तो 9 को जब आप n बार ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 9 × n के इक्वल होगा, होगा ही नहीं होगा, 9 × n के इक्वल होगा। यानी मैंने इसको एक्सपांड करने पर जो संख्या बनेगी उसमें अंकों का योग लिख लिया है इन टर्म्स ऑफ n। और एक्चुअल में ये जो सम है वो कितना दे रखा है, 4707, ये हमें दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, n निकाल दो बस, आपको ये तो पूछा है, n की वैल्यू पूछी थी, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। आई बात समझ में। तो देखो n कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आएगा ये 4707 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो 9 × 5 कर लोगे, 45 दो उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, दो उस तरफ चला जाएगा तो 3 बार में। हमारा जो फाइनल आंसर है कितना आ गया, 523 आ गया। 523 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मैंने आपको कहा था, इस सवाल में कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं, देख लो यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना ही पड़ेगा। और ऐसे सवाल आते हैं तो आपको सोचना ही पड़ेगा, और आपका माइंड अपने आप बनना शुरू हो जाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कब क्या करना है आपके दिमाग में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है और ये काफी एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। ये एसएससी का फेवरेट सवाल था, पहले पहले काफी सवाल आते थे इस टाइप। सवाल क्या है ये कह रहा है कि संख्याओं 1 2 3 4 से लेके 100 तक को परस्पर गुणा किया जाता है, ठीक है। तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ये शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाला सवाल एसएससी में खूब बार आ चुका है, और अब आगे आने के भी चांसेस है। बाकी दूसरे जो पेपर्स है रेलवे वगैरह उसमें भी आने के चांसेस है। तो देखिए इसको, शून्यों की संख्या कैसे निकालना है, सबसे पहले तो ये देखो। तो शून्य हमेशा एक चीज है कि किसी भी संख्या के अंदर शून्य तभी बनेगा जब उसके अंदर या तो 10 छिपा हो कहीं पे, या फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर 5 छिपा हो, और उसके साथ कहीं पे 2 मिल जाए आप, क्योंकि 5 × 2 फिर से 10 हो जाएगा और यहाँ से 0 मिल जाएगा। अरे ये बात समझ में। जैसे मैं आपको कह दूं कि मैंने गुणा किया 2 × 3 × 4 से, और मैं आपको पूछ लूं कि इसको सॉल्व करने पर इसमें 0 कितने होंगे, तो आप अभी ये तो छोटी संख्या आप सीधा गुणा करके बता दोगे, सर 4 × 3 12, 12 × 2 किया तो मैंने 24 मिला। 24 के अंदर 0 तो एक भी नहीं है, इसका मतलब इसमें 0 की संख्या कितनी है, 0 है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बड़ी सारी संख्या लिख दूं तो क्या करोगे, ठीक है। या फिर इसी के अंदर एक छोटा एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ। चलो, इसमें तो 0 की संख्या 0 थी, अब अगर मैं इसके इंटू में जैसे ही 5 लिख देता हूँ, तब आप देखोगे क्या होगा कि ये जो 2 है और ये जो 5 है, ये गुणा होकर एक 10 बन जाएगा। और अगर एक 10 बन गया तो इसमें फिक्स है कि एक 0 तो आएगा ही आएगा, बाकी और कोई 0 नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं शून्यों की संख्या। उसमें देख लो कि 0 कितने आ रहे हैं, तो 0 किस पर निर्भर करेंगे, या तो उसमें 10 हो पहले से, या फिर 5 और 2 कहीं पर गुणा में मिल जाए। जरूरी नहीं है 2 5 के साथ अगर 4 भी गुणा में है, चाहे 6 भी गुणा में है, तो भी वो आपको एक 0 दे देगा, क्योंकि 4 में अपने आप में एक 2 छिपा है, 6 में अपने आप में एक 2 छिपा है। आई बात समझ में। एटलीस्ट 5 तो होना ही चाहिए। क्लियर। तो ये छोटा सा इसका बेसिक था। अब आते हैं हमारे सवाल के ऊपर, ठीक है। सवाल आपको कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जब आप गुणा करते हो तो कितने 0 मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 से लेके 10 तक की संख्याओं का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में मैं गुणा कर दूंगा 11 × 12 × 13 से लेके 20, ठीक है। सिमिलरली 21 से लेके 30 तक, और इस प्रकार से चलता जाएगा 91 से लेके कहाँ तक,
100। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे, इन सब में हम अलग अलग करके जीरो देख लेते हैं कितना कितना है, फिर सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को जब आप गुणा करोगे तो आपको शून्य कितने मिलेंगे एंडिंग में, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक तो इस 10 की वजह से एक जीरो आएगा आएगा, और एक देखो इसके अंदर 2 है और एक आगे यहाँ पर कहीं पे 5 भी है। 5 इंटू 2 गुणा करने पर कितना होता है, 10 होता है। 10 होता है, यानी एक जीरो यहाँ से भी मिलेगा, एक और जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ से मुझे 2 जीरो मिले। और कहीं गुंजाइश है क्या यहाँ से जीरो बनने की? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5 एक ही था और उस 5 का जोड़ा बन चुका है इस 2 के साथ। अब 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, यानी यहाँ से अब एक्स्ट्रा जीरो नहीं आएगा। यानी यहाँ से क्या हुआ कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जब आप गुणा करोगे तो आपको 2 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? सेम चीज यहाँ पर करेंगे। आप देखो 20 में एक जीरो लगा है पीछे, 20 में अपने आप में एक 10 छुपा है ना। मैंने क्या बोला था, जीरो किस पर निर्भर करता है, या तो 5 पर या 10 पर। तो इसके अंदर अपने आप में देखो 10 छुपा है, एक जीरो है ना, तो एक जीरो तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें आगे देखो कहीं पे 15 आएगा। आपको डायरेक्टली कभी 5 नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको डायरेक्ट भी मिल जाए, लेकिन जरूर नहीं हमेशा डायरेक्ट मिले। जैसे ये 15 है, 15 में अपने आप में देखो 5 छुपा हुआ है, 5 इंटू 3 15। तो यहाँ से एक 5 आएगा और इस 12 के अंदर एक 2 छुपा हुआ है, या फिर किसी के साथ भी बना लेगा, चाहे 14 में भी 2 छुपा है, कोई भी एक के साथ जोड़ा बना लेगा और एक और जीरो मिल जाएगा। यानी यहाँ से आप देखोगे एक जीरो तो ये वाला, और एक यहाँ से और यहाँ से बनने वाला एक जीरो, और कोई भी जीरो नहीं बनाने वाला, क्योंकि और कोई भी संख्या नहीं है इसके बीच में जो 5 डिविजिबल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी आपको 2 जीरो मिलेंगे, इसमें भी कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। सेम चीज इसमें भी होगी, सेम चीज इसमें भी होगी, और बाकी सब में भी सेम चीज होगी, बस इसमें इसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये 2 जीरो तो यहीं पे आ गए, 100 में खुद में अपने आप में 2 जीरो। इसके अलावा एक बीच में 95 है, वो इस 92 के साथ मिलकर एक जीरो दे देगा। तो 2 जीरो ये वाले, एक जीरो ये वाला, कुल मिलाकर कितने हो गए? 3 जीरो। तो इस बार लास्ट वाले में 3 जीरो आएंगे, बाकी सब में कितने आएंगे? 2 जीरो आएंगे। टोटल जीरो कितने होंगे? तो सबको जोड़ लो। तो जोड़ लेते हैं, देखो कितनी बार होगा ये। तो सबसे पहले तो देखो ये 2 कितनी बार है? 9 बार है, देखो ठीक है ना। 10 से लेके 90 तक 9 बार है, तो 9 इंटू 2 कर लिया, और प्लस एक एक्स्ट्रा वाला 3 ये मैंने जोड़ दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 इंटू 2 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21 हो गए। यानी टोटल जीरो कितने आएंगे जब आप 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा करोगे, तो वहां पर 21 जीरो आएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? आई होप अच्छी तरीके से सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। लाइक जरूर करना अगर समझ में आ रहा है, और कमेंट में भी जरूर लिख के बताना मेरा कंटेंट आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 88 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा सवाल है। यहाँ पर आपको बोला है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा ये आपको ज्ञात। ठीक है, सिंपल सी चीज है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये भाज्य वगैरह होता क्या है। तो जो ये आप अंदर चीज लिखते हो इसको आप कहते हो भाज्य, ठीक है। बाहर जो चीज लिखते हो उसको आप कहते हो भाजक, ठीक है। यहाँ पर जो आपको नीचे मिलता है इसको आप क्या कहते हो? शेषफल। और यहाँ पर जो मिलता है इसको हम क्या कहते हैं? भागफल। इसको हम क्या कहते हैं? भाग। ये चीज है। और भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों का गुणा कर लो और इसको जोड़ लो। कोई भी एक संख्या के अंदर आप डिवाइड करके देख सकते हो। जैसे मान लो 65 के अंदर आप 2 का डिवाइड लगाते हो, ठीक है, 2 का डिवाइड आप लगाते हो, तो आपको पता चलेगा 32 टाइम्स चला गया 64 तक, शेषफल 1 बचा। तो ये 65 आया कैसे होगा? जब आपने इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ा होगा। सिंपल, यहीं पर डेरिवेशन कर दिया मैंने, ठीक है, सवाल के माध्यम से इसको देखे। तो वही चीज है, भाज्य आपको कैसे मिलेगा? जब आप इन दोनों का गुणा करके शेषफल को जोड़ लोगे। तो अगर आपको भाज्य निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? भाजक इंटू भागफल। तो भागफल कितना है? 403। भाजक कितना है? 100। 403 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 403 के पीछे डबल जीरो, और प्लस क्या करते हैं? शेषफल। शेषफल कितना है? देखो 58 है, यहाँ पर लिख लो 58। इसको जब मैंने जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 40358। ये क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? इस प्रकार से कौन सा है हमारे पास? इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है, देखो ठीक है, 40,358। क्लियर? सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 89 नंबर। ये भी बहुत इजी सवाल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ये आपके भरोसे छोड़ूंगा मैं, सिर्फ तरीका बदलता हूँ कि 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो, 173 और 240 के बराबर हो। तो मान लिया 48 को आपने x से गुणा किया, ताकि जो गुणनफल है वो किसके बराबर हो रहा है? 173 और 240 के गुणनफल के बराबर हो रहा है। ये लो, इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलो करा ही देता हूँ, इतना कर लिया। ये देखो 5 बार में कट गया। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू 3 15, यहाँ पर आ गई 1, 7 इंटू 5 35 और 1 36, यहाँ पर आ गया 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8।
865 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो 90 नंबर। देखो क्या है ये सवाल, 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। देखो अगर आप 13 से विभक्त करना चाहते हो किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या है यहाँ पर, अगर आप उसको चाहते हो कि 13 से वो पूरी तरीके से विभक्त हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको शेषफल कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो शेषफल 0 मिलेगा तभी तो कोई संख्या पूर्णतः विभक्त होती है। इसका मतलब तो ये होगा कि जब आप इसमें 13 का भाग लगा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ शेषफल मिल रहा है ना, शेषफल मिल रहा है। तो वो शेषफल को आपको घटाने की जरूरत है। जब आप उस शेषफल को घटाओगे तो अपना आप ये संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो वो संख्या कौन सी है जिसको आपको घटाना पड़ेगा, तो वो अब आपको पता चल गया शेषफल है, क्योंकि शेषफल एक एक्स्ट्रा चीज है, इसी वजह से भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो ये एक्स्ट्रा चीज अगर मैं माइनस कर दूं संख्या में से, तो अपने आप मुझे वो संख्या मिल जाएगी जो 13 से पूरी तरीके से विभाजित है। जरूरी नहीं है 13, कोई दूसरी संख्या भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं सवाल पे। भाई 34 28 लिखा है, इसमें आप लगा लो 13 का भाग और देख लो शेषफल कितना मिल रहा है। तो 13 से मैंने भाग दिया, 2 बार में चला गया, देखो 26 तक, यहाँ पर आगे 82, सही है, क्लियर। उसके बाद 6 बार में देखो 78 तक चला गया, यहाँ पर आ गया कितना देखो 4, और ये आ गया नीचे 8। ठीक है, उसके बाद 3 बार में और चला गया कहाँ तक, 39 तक। शेषफल जो है कितना आ रहा है, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, शेषफल आ रहा है 9, 48 माइनस 39 9। शेषफल 9 मिल रहा है, आगे तो भाग जा नहीं रहा है। तो इस शेषफल 9 की वजह से ही देखो आगे भाग जा नहीं पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो शेषफल मिल रहा है इसको घटा लेता हूँ इसमें से, 34 28 में से। तो देखो 34 28 में से जैसे ही आप 9 घटाओगे आपको कितना मिलेगा, 34 19 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 34 19। अब आप भले ही 34 19 में 13 का भाग लगा के देख सकते हो, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब वह संख्या कौन सी है जिसको आपको घटाने की जरूरत है, तो वह संख्या है 9। ठीक है, 9 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है देखो 91 नंबर क्वेश्चन। ये जो सवाल है ना, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये काफी बार इस टाइप के सवाल आ चुके हैं। एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा कर देख सकते हो। यहाँ पर भी देख सकते हो एसएससी 2010, केवल एक में नहीं, खूब सारे शिफ्ट के अंदर, खूब सारे ईयर्स के अंदर ये सवाल आ चुका है। और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी की बात कर लो, रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी बात कर लो दूसरे। तो ध्यान से समझे इस सवाल को। ये कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल बचता है, तो फिर उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, एक चीज समझना यहाँ पर, अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ आपके सामने x, ठीक है, आपके जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, चलो x नहीं लेते, कोई नंबर लेते हैं। मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया 129, ठीक है, 129 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 25 का भाग लगा रहा हूँ। 120 थ्योरी समझना, उसके बाद सवाल करना बहुत आसान है, डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, पहले थ्योरी समझना। तो 129 के अंदर जब मैं 25 का भाग लगाता हूँ, तो आप कहोगे सर 5 बार में चला गया 125 तक, और शेषफल जो है पीछे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। शेषफल पीछे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो जब मैंने 129 के अंदर 25 का भाग लगाया तो मुझे शेषफल 4 मिला। अब अगर मैं आपको पूछ लूं कि भाई 129 में जब मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा, आप बताओ। तो फिर से आप डिवाइड लगाओगे, आपको पता चलेगा 25 बार में 125 तक चला गया, पीछे शेषफल मिल रहा है 4। देखो यहाँ पर भी शेषफल 4 है, यहाँ पर भी शेषफल 4 है। 129 यहाँ पर सेम है, बस मैंने यहाँ पर 25 से भाग लगाया था, यहाँ पर मैं 5 से भाग लगा रहा हूँ। शेषफल देख लो दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से आपको एक चीज सीखनी है कि जब भी आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हो तो जो शेषफल मिलता है वो शेषफल हमेशा समान रहेगा। कब, जब आप उसी संख्या में किसी ऐसी संख्या का भाग लगाते हो जो पहले आपने जिस संख्या से भाग लगाया था उसका गुणनखंड। नहीं समझ में आया, वापस समझना। 129 के अंदर मैंने 25 का भाग लगाया, शेषफल मुझे 4 मिला। अब ये जो 5 लिखा है ना, वो भी 25 का ही गुणनखंड है। तो अगर आप 25 का कोई भी गुणनखंड का फिर से इसी संख्या में भाग लगाओगे तो आपको हमेशा शेषफल वही मिलेगा। आई बात समझ में। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर, देखो कैसे। तो जैसे ये सवाल आपको कह रहा है कि जब आप किसी संख्या, मान लो वह संख्या है x, उस संख्या में जब आप 136 का भाग लगाते हो तो आपको शेषफल मिलता है 36। ये कह रहा है सवाल। आगे सवाल ये कह रहा है कि इसी संख्या में यानी x में इस बार अगर आप 17 का भाग लगाओगे तो आपको शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा, ये आपको इसने पूछा है। अभी मैंने क्या बताया था कि जब आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगा रहे हो और उसी संख्या में इसके किसी गुणनखंड का भाग लगा रहे हो तो शेषफल हमेशा सेम मिलेगा।
तो चेक करो कि क्या ये 17 इसका गुणनखंड है, क्या 136 के अंदर 17 आता है, क्या 136 में 17 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो अगर जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो शेषफल मिला है वही शेषफल आपको यहाँ पर मिलेगा, वही शेषफल आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की जरूरत है। देखो हालांकि 36 शेषफल आ रहा है, 36 शेषफल आ रहा है यहीं पे भी, लेकिन जल्दबाजी में कहीं पे अगर मान लो ऑप्शन में 36 है तो उसको टिक ना लगा दे, अभी पूरा समझे आगे। 36 तक तो आ गए, लेकिन अब क्या है कि 36 के अंदर 17 का भाग तो हम और दे ही सकते हैं ना आगे। भाई 36 के अंदर इसका भाग नहीं जा रहा था, लेकिन 36 में इसका भाग तो जाता ही है, तो और चला जाएगा। देखो 2 बार में चला जाएगा 34 तक, तो 2 बार लगा दो। अब जो पीछे बच रहा है 2 शेषफल, वो हो जाएगा हमारा एक्चुअल शेषफल। आई बात समझ में? तो इस सवाल में पर्टिकुलरली हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉन्सेप्ट क्या है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस टाइप के सवालों में ये चीज आप अच्छी तरीके से नोट कर लो, समझ लो। अब आपको एग्जाम में जब ऐसा सवाल आ गया कि किसी संख्या में आपने किसी संख्या का भाग लगाया तो कुछ शेषफल मिला, तो उसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग लगाने पर शेषफल क्या मिलता है, तो आप डायरेक्ट देखो कि ये जो संख्या है इसका भाग लगा लो आप, तो किसमें, 136 में। देखो अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आप सीधा फिर 36 के अंदर 17 का भाग लगा लो और देख लो शेषफल क्या है। क्लियर, आगे बढ़। अगला सवाल लेते हैं। देखो इसी प्रकार का एक और सवाल है, लगातार एक जैसे 2 सवाल आ गए तो अब आपकी चीज डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो ये कह रहा है कि 156 से भाग लगाने पर 29 शेषफल मिल रहा है, तो 13 से भाग लगाने पर क्या शेषफल मिल रहा है। लंबा तरीका नहीं देखेंगे, अब कॉन्सेप्ट जो था वो तो हमने समझ लिया। अब आते हैं हमारे डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर। डायरेक्ट तरीके के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 13 का भाग लगाओ आप तो सीधा 156 के अंदर। अगर भाग पूरा चला जाता है तो आप फिर सीधा 29 के अंदर 13 का भाग लगा लो और देख लो शेषफल क्या है। तो बिल्कुल 156 के अंदर 13 का भाग बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है। तो अगर पूरा पूरा जा रहा है तो फिर सीधा आप 29 में 13 का भाग लगाओ, 26 तक चला गया, पीछे शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो बिना पेन चलाए देखो आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो आई होप अच्छी तरीके से आपको 91 नंबर और 92 नंबर क्वेश्चन दोनों समझ में आ गया। और ऐसे सवाल अभी और आएंगे आगे, और आपको भी जरूर मॉक टेस्ट वगैरह जब आप देते हो, किताबें सॉल्व करते हो, या पेपर्स एग्जाम जब आप देने जाओगे, जरूर ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। कमेंट में आप जरूर लिख के बताएं आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Please like